एंड क्वेश्चन लिखो बेटा। एंथैल्पीज ऑफ, और ये थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है चैप्टर, आज और कल के में कंप्लीट हो जाएगा। और पिछली इसकी रिकॉर्डिंग बेटा सुन लो, तभी कुछ बनेगी बात। नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट रख लेंगे। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रणव बेटा, मैं बता दूंगी तुझे, वो चैप्टर अभी थोड़ा सा रहता है, 2 लेक्चर लगेंगे उसमें, उसके बाद हो जाएगा। और बेटा पिछला सुन लिया कर, जो पहले ना बेसिक कंसेप्ट्स वाला तुझे वीडियो भेजी है, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट the enthalpy of formation, ऐसे लिखो, enthalpy of combustion, calculate the enthalpy of combustion of methane at ordinary temperature। ये क्वेश्चन है। ये बेटा देखो, इंथैल्पीज वगैरह तो तुमने लेक्चर लगाया ही होगा, हमने पढ़ा था ये डेल्टा एच इंथैल्पी। मैं थोड़ा तुमको पिछला रिवाइज करा देती हूँ। तो ये ना इंथैल्पीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, इधर ध्यान दो। जैसे कोई भी मान लो रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी गिविंग अ सी प्लस डी। इस रिएक्शन में हो सकता है कुछ हीट इवॉल्व हुई हो, या हो सकता है कुछ हीट अब्जॉर्ब हुई हो, ठीक है। तो रिएक्शन में कितनी हीट चेंज आती है उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि इसमें ऐसे लिख दिया हमने 200 जूल। इसका मतलब क्या है कि जब ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हुआ तो 200 जूल एनर्जी रिलीज हुई। एंड इफ वी वांट टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एच, सो हम लिखेंगे डेल्टा एच इसका -200 जूल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको हम जनरल नाम देते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ध्यान से सुनना, मैं 5-10 मिनट में पिछला तुमको मतलब आइडिया हो जाएगा, ताकि तुम आज का लेक्चर समझ पाओ, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन, एक ही बात है। और जब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इवॉल्व हुई है, तब हम डेल्टा एच में माइनस लगाते हैं। एंडोथर्मिक है मतलब हीट अब्जॉर्ब हुई है, तब हम डेल्टा एच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। अब ना इंथैल्पीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। डिफरेंट टाइप्स इंथैल्पीज का क्या मतलब है, ये मैंने सारा लेक्चर लगाया था, ये 1.5-2 घंटे की क्लास थी, ये भी मैं भेज दूंगी, शायद मैं क्या कबीर ने तो लगाया था ये। तो इंथैल्पी जैसे मान लो मैं बोल दूं तुमको इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन है, इसका मतलब पता है क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन मतलब तुमने किसी भी, जैसे मान लो मीथेन है, ठीक है, मीथेन की मैंने कंबस्चन रिएक्शन लिखना है। इधर देखो, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, एंड यू नो कि हाइड्रोकार्बन की जब कंप्लीट कंबस्शन करी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही हमेशा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है कि तुम किसी भी सब्सटेंस की कंबस्शन करो, कंप्लीट कंबस्शन करो, बट वो 1 मोल की करनी है। इसकी डेफिनेशन में ही ये चीज इंक्लूडेड होती है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड कंप्लीटली। मतलब ये तुमने इसका कोफिशिएंट 1 से चेंज नहीं करना, ये 1 मोल की ही कंबस्शन करनी है। तो 1 मोल की इसकी कंबस्शन करेंगे तो कितनी हीट इवॉल्व होगी,
डेल्टा एच, मैं इवॉल्व वर्ड ही यूज कर रही हूँ, मैं अब्जॉर्ब भी यूज कर सकती थी, बिकॉज कंबशन में हमेशा हीट जो है वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया। सुनना दोबारा डेफिनेशन। Enthalpy of combustion of a reaction means amount of heat evolved when 1 mole of a substance is burnt completely to form the products। ठीक हुई बात। अब मान लो कोई इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे तुम बोलो कि कॉफिशिएंट जी जैसे कोई भी लगा लो, इथेन लगा लेते हैं, C2H6 की कंबशन करनी है। अब ये 1 मोल ही रखना है, डेफिनेशन में 1 मोल ही है, तो ये कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे 3। अब एच काउंट करो, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 एच के एटम है, तो यहाँ हम 7/2 लगा देंगे। ये चीज तुम समझते हो कि जितने एटम चाहिए होते हैं उससे आधे मॉलिक्यूल लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक O2 यूज करूं तो मेरे पास 2 O मिलेंगे। अब मुझे O कितने चाहिए? 7, तो मुझे मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे? 7/2। तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगी इक्वेशन को। यूजुअली तुम कैसे लिखते हो? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके वैसे ऐसे लिखी जाएगी इक्वेशन। देखना मेरी बात, सुनना जरा ध्यान से। ये बनती है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे 1 ही रखना था क्योंकि मेरी डेफिनेशन ये बोलती है, इसीलिए मैंने बाकी सबको मतलब 7/2, तो ये 2 और ये 3 हो गया। ये पॉइंट समझ आई तुमको? इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होती है? यस और नो लिखो चैट में फटाफट। ऐसे ही जैसे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन उस टाइप की इंथैल्पी होगी। जैसे मान लो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझना है हमने, क्या होती है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत टाइप की इंथैल्पीज है। मान लो कोई चीज़ मेल्ट हो रही है तो हम उसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, वेपर बन रहा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, उस रिएक्शन में कितनी हीट चेंज हो रही है, इवॉल्व भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो अब मेरे पास क्या है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैं तुमको रिकॉर्डिंग भी मैंने एक तो भेज दी थी, एक अभी भेजनी बाकी है। आई थिंक ये मैंने कल तो लेक्चर लिया नहीं, कल एक थी ना, उससे पिछला जो लेक्चर था उसकी भेज दी थी, बट उससे पिछला था वो भी अकेला हरमिंदर ने, आई थिंक कबीर और हरमिंदर ने लगाया था शायद, वो वाली भी भेज दूंगी मैं। तो सुनो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और absorbed when 1 mole of a substance। फॉर्मेशन में क्या लग रहा है कि कोई चीज बन रही है, कितनी बन रही है ये फिक्स है। इंथैल्पीज में हम ये फिक्स कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एक तो तुमको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल कोई चीज बन रही है, उसके बनने के दौरान कितनी हीट चेंज आई, कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई या कितनी हीट इवॉल्व हुई, उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। इवॉल्व का मतलब निकलना, हाँ, अब्जॉर्ब का मतलब वो गेन करके रिएक्शन होगा, इवॉल्व का मतलब बाहर निकलना। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मान लो कि मैं बोलूँ तुमको मीथेन बन रही है, मीथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सपोज तुमको लिखा आ गया कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज x किलो जूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल मीथेन बनेगी। कहाँ से बनेगी? इससे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। मीथेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? क्या लिखा है प्रणव तुम्हें? मैं समझी नहीं, दोबारा लिख जरा, इतना मैं ये समझा देती हूँ। 1 मोल मीथेन बनेगी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझते हो? ये 1 मोल, ये 1 मोल होना चाहिए, इसका कॉफिशिएंट नहीं तुम बदल सकते। H4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस रिएक्शन के दौरान जितनी डेल्टा H होगी उसको तुम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे F लगा के, यहाँ पे नॉट।
और तुमको बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और एफ फॉर फॉर्मेशन। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, इसकी एग्जांपल भी समझाई थी। जैसे मान लो, ध्यान दे प्रणव इधर, फिर मैं तेरा क्वेश्चन लेती हूँ। मान ले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कौन से हैं? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये 1 मोल रखना है। फिर ऑक्सीजन का क्या करेंगे? 3 एटम चाहिए, तो 3/2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कितनी डेल्टा एच होगी उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट बन तो देखो ऐसे भी सकता है। अब तुम बोल सकते हो कि मैम ये भी तो, इस रिएक्शन में भी जो हीट निकलेगी उसको भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहना चाहिए। नहीं, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है कि वो चीज़ बने, बट कहाँ से बने? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। यहाँ से वो बन रहा है वो, बट वो तो आगे और कंपाउंड से बन रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं ले सकते। आई बात समझ में? हाँ प्रणव ठीक कह रहा है, तुम थेरेपी ऑफ कंबशन में बाहर निकल रही है, उसमें हमेशा ही बाहर निकलेगी किसी भी चीज़ को कंबशन। इसीलिए मैंने उसमें सिर्फ इवॉल्व वर्ड यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने इवॉल्व और अब्जॉर्ब दोनों लिखा है। हो सकता है इवॉल्व भी हो रही हो कई चीज़ों में, हो सकता है अब्जॉर्ब भी हो रही हो। आई बात समझ में? तो दोनों समझ में आ गई तुमको? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ऐसी बहुत टाइप्स की इंथैल्पीज होती हैं, उस दिन सारी समझाई थी, एक बार सुन लेना ध्यान से। और ना उसको मतलब बैकलॉग मत किया करो, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी रखो पढ़ने में। ऐसे चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर तुमको यही नहीं पता चलना कौन सी रिकॉर्डिंग थी, कौन से नोट्स थे, क्या था। देखो बेटा, थोड़ा सा सीरियसनेस तुमको चाहिए ऑनलाइन में, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में भी चाहिए, वहां पे भी मिस करोगे लेक्चर्स तो गड़बड़ होगी। एक तो पहले ही लेट ज्वाइन हुआ है सारा कोरोना के कारण, तो अब थोड़ा सा शुरू कर दो, क्योंकि देखो जैन आ गया, फिर तुम्हारी मार्च अप्रैल में +2 स्टार्ट हो जानी है। तो ये इंथैल्पीज के रिलेटेड एक लॉ होता है, उसे बोलते हैं हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। ये लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी सारा समझाया था मैंने, सुनना जरा। हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि मान लो ए से बी बना एक ही स्टेप में, ए से बी बना एक ही स्टेप में, एंड इस स्टेप के दौरान जो डेल्टा एच है वो इंथैल्पी चेंज है। क्या है? इंथैल्पी चेंज है। और तुमको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, स्टेट फंक्शन पढ़ाए थे तुमको, पाथ फंक्शन पढ़ाए थे। स्टेट फंक्शन है इंथैल्पी एक्चुअली। इंथैल्पी चेंज जो होता है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कि इनिशियल में जी ए था, फाइनल में बी है, और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करते कि ए से बी कैसे पहुंचा, उनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता। जो पाथ पे डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं दे आर नोन एज पाथ फंक्शंस, बट इंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, सो इट्स अ स्टेट फंक्शन। तो अब मान लो कि ए से बी हमने एक स्टेप में बना दिया। अब ए से बी हम मान लो नंबर ऑफ स्टेप्स में जाए, पहले ए से सी जाए, फिर सी से डी जाए, फिर डी से बी जाए। अब इस स्टेप में मान लो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 1 है, ए टू सी। फिर सी से डी गए, इस स्टेप में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 2 है। फिर डी से बी गए, इस स्टेप में इंथैल्पी चेंज मान लो डेल्टा एच 3 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 वाई। बिकॉज सेकेंड जो हमने, आप बोलो सेकेंड पाथ अडॉप्ट किया ए से बी बनाने का, उसमें भी ये जो है तीनों इसके बराबर क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, उसको इस बात से तो लेना देना ही नहीं है कि उसने कौन सा पाथ अपनाया। चाहे तुमने ये बड़ा वाला पाथ अपनाया, बट इसमें भी इनिशियल ए था, फाइनल बी है, खत्म कहानी। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। ये लॉ होता है हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। मतलब कोई भी रिएक्शन तुम जितने मर्जी स्टेप से उसी पे पहुंच जाओ, तो डेल्टा एच का जो सम है वो इक्वल होगा। आई बात समझ में इतनी? जो ये आइडिया लग गया हेसिस लॉ क्या चीज़ है। इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे सारे, एनसीईआरटी वाले मैंने न्यूमेरिकल सारे करा दिए थे, जो रिकॉर्डिंग भेज रखी है ग्रुप में।
तो उसी का ही एक क्वेश्चन और लिया मैंने, ताकि तुमको ये सारा लॉ और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये जो सारा इतना 15-20 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं पिछला, अब उसकी हेल्प से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी हाउ। देखो क्या बोलता है, इंथैल्पीज और डाटा दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या होता है, डाटा दे देते हैं और तुमको इक्वेशंस भी बनानी पड़ती हैं और उसको सॉल्व भी करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, इक्वेशंस दे देते हैं बट ज़्यादातर ये ऐसे रिटर्न फॉर्म में डाटा दिया जाता है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स में समझाऊंगी वैसे वैसे मेरे साथ चलना। क्या कह रहा है, कहता है इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। कौन सी इंथैल्पीज हैं, पहली बात है फॉर्मेशन की है। किसकी फॉर्मेशन, मीथेन की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर वाटर की लिक्विड फॉर्म में। इतनी इतनी और इतनी है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। और निकालना क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालनी है, किसकी, मीथेन की। तो पहले हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जो इतनी है उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर वाटर का। क्या सीखा है हमने, क्या होती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखना जरा दोनों चैट में। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तुमको मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्लीज टेल मी। यस। हाँ, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उस दौरान कितनी हीट चेंज हुई है, तो 1 मोल क्या बनेगा, मीथेन बनेगा 1 मोल। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट लिखी जाए। किससे बनेगा, एलिमेंट से। एलिमेंट कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये 1 मोल बनाना है तो यहाँ पे 2। और इस दौरान डेल्टा एच कितना है इसका, -74.8 किलो जूल। तो डेल्टा एच की फॉर्म में लिख दिया हमने और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कितनी बन रही है, 1 मोल। किससे बन रही है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कौन कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इक्वेशन नंबर 2। इसके दौरान कितनी हीट चेंज हुई, ये भी एक्सोथर्मिक दिखा रहा है, माइनस में दिया हुआ इतना। ठीक है, थर्ड क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर बना, कितना बना, लिक्विड फॉर्म में बना, कितना बन, नेचुरली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो 1 मोल है। अब ये ओ एटम है तो ये हाफ हो जाएगा, तुमको एक एटम चाहिए तो आधा मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका डेल्टा एच तुमको दिया हुआ है -286.2 किलो जूल। ये इतना डाटा तुमको दे रखा है। और निकालना तुमको क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। इसका भी रिएक्शन हम लिखेंगे। समझ में आया मैंने कैसे इक्वेशन लिखी है। कभी प्लीज रिप्लाई, ओनली प्रणव इज रिप्लाइंग। कोई डाउट है तो पूछो। ओके, नाउ क्या पूछा था उसने, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन चाहिए। अब कंबस्शन की इंथैल्पी क्या होती है, चैट में लिख के बताओ, व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ अ सब्सटेंस। आई एम वेटिंग। मैम क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करना। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। मैम जब 1 मोल की रिलीज होती है। 1 मोल सब्सटेंस की जब कंबस्शन करते हैं तो कितनी हीट रिलीज होती है। हाँ, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व टू डू द, हाँ ठीक है प्रणव, ठीक। तो कैसे लिखोगे, अब मैं तुमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मीथेन की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूछिए, तो मीथेन 1 मोल होना चाहिए। कंबस्शन मीन्स नेचुरली ऑक्सीजन डालेंगे,
एंड वी नो हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लो, उसकी कंबशन, कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। अब ये 1 मोल रखना है तो ये 4 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ऑक्सीजन 2 2 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसकी डेल्टा एच वी हैव टू कैलकुलेट ऐसा। अब हैसिस लॉ क्या बोलते हैं कि ये इक्वेशन की चाहिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन की डायरेक्ट तो है नहीं, तो इन इक्वेशंस को यूज करके हम किसी तरीके से ऐड करके प्लस करके इस पे पहुंच जाएंगे। तो बताती हूँ कैसे करना है। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो ऑपरेशन उस पर लगाओगे, ऑपरेशन मतलब इफ यू आर सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 1/2 थ्रू आउट, तो उसका डेल्टा एच भी उसी ढंग से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ये चीज याद रखनी है। अब देखो, एम फोकस सारा ये है कि ये इक्वेशन बन जाए, ठीक है। इनको यूज करके थोड़ा आइडिया आने लगेगा प्रैक्टिस से, क्या किया जा सकता है, लगाते हैं दिमाग। तो ये तो मीथेन इधर है, वो इधर है, तो इसको अभी छोड़ दो, ये बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको और इसको ऐड कर दें, बट यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बट ऐड करने से पहले इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। क्यों कर दूंगी? क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगी ताकि मेरी ये वाली जो है वो बनना चालू हो जाए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या बनेगा इसमें, मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत, और 5 नंबर में आ जाता है ये। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2। अब करना क्या है, जैसे तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा ना बस ध्यान देना पड़ता है। अब देखो, इसको 2 से करोगे तो ये 2 कट गया, यहाँ पे सिर्फ O2 बचेगा, और यहाँ पे 2H2 आ जाएगा। और तुमको बताया था साथ साथ डेल्टा एच भी करते रहना, अदरवाइज क्या होता है, फिर वो रह जाते हैं और एंड में आंसर गलत हो जाता है। मल्टीप्लाई करो जरा 286.2 को 2 से, और मुझे बताओ कितना आ रहा है। साइन का भी बहुत ध्यान देना है। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? देखो, मेरा तो इतना आ रहा है। इतना ही आया तुम लोगों का? अब क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसको बोल दो इक्वेशन 4। 3 तक तो वही थे, इसको 4 बोल दो, ठीक है। अब क्या करें, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2, ये 4 इक्वेशन 4th और 2nd को ऐड कर दो। ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करते हैं तुमको पता है, रिडॉक्स में हमने खूब ये सीखा था, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, दोनों को लिख दो। ध्यान देना है बस, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यही गलतियां होती हैं। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट ये, इसका रिएक्टेंट और इसका ये 2H2 गैस, ऑक्सीजन इधर भी एक है इधर भी एक है, तो ऑक्सीजन इकट्ठा करके लिख दो 2O2 प्लस हो गया आपका कार्बन, ठीक है। ये आ गई। अब इक्वेशन ऐड करी है हमने, तो इनके डेल्टा एच भी ऐड करने पड़ेंगे, और ये जो नई इक्वेशन बनी है इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे। 4th का डेल्टा एच इतना था, और 2 का इतना था। इनको ऐड करके बताना जरा। 572.4 प्लस 393.5। तुम लोग खुद से करना, अभी टाइम कम है तो मैं कैलकुलेटर से तुमको करके बता रही हूँ। एक बार कंफर्म वैसे करते जाओ साथ साथ। देखो, यही आ रहा है, बताओ। अब क्या करेंगे, अब हम 2nd और 3rd में रब कर देती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए, क्योंकि यूज नहीं होगी ये इक्वेशन, क्योंकि हम इनको यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, फोकस इस पे रखना, तुमको ये इक्वेशन बनानी है। अब बची क्या, एक तो 5th इक्वेशन ये आ गई, एक ये फर्स्ट वाली रहती है। अब क्या किया जाए, देखो, इसकी ये वाली फॉर्म तो बन गई है ना, बट इधर मीथेन और 2O2 चाहिए। 2O2 भी है, मीथेन नहीं है। अब जैसे तुम अलजेब्रिक इक्वेशन करते हो ना, जैसे इधर मान लो y = -x है सपोज,
या मैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है सपोज, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इधर जाके माइनस हो जाता है। वैसे ही केमिकल इक्वेशंस भी डील होती हैं। अब मुझे आइडिया कैसे लगेगा, ये मीथेन इधर है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन में मीथेन इधर है, मैं 1 और 5 को ऐड करूं तो मेरा मीथेन ऑपोजिट साइड आएगा, इसका मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। देखते जाओ, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 1 क्या होएगा, लेट्स सी। ये 5 का रिएक्टेंट हो गया, 1 का, ये 1 है, ये 1 का रिएक्टेंट माइनस कर रहे हैं, 5 का प्रोडक्ट और 1 का प्रोडक्ट, ये कट गया और ये कट गया, और ये मीथेन में माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो मीथेन प्लस 2O2 गिव्स यू, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई क्या नहीं बनी, बिल्कुल बन गई। अब हम इस पे पहुंच गए, इनडायरेक्ट मेथड में पहुंचे हैं, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एंथैल्पी हमारी स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा एच इसका हमने 5 माइनस 1 किया था, तो 5 का था माइनस 965.9, 1 का था माइनस करना है और इसका खुद भी माइनस था 74.8, माइनस माइनस प्लस 965.9, उसमें ऐड करो और आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली 965.9 में से हमको 74.8 माइनस करना पड़ेगा, एंड में हम उस पे माइनस साइन लगा देंगे। आता है इतना तो मैथ्स, ये आ गया -891.1 किलो जूल, आंसर आ गया, 5 नंबर मिल जाएंगे, खत्म। कुछ नहीं है, बस ऐसे एक पजल होती है, इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ तुम लोगों को। अच्छा, एक बॉन्ड एनर्जी भी कराई थी, एक मिनट रुक जाओ, मैंने उसका भी न्यूमेरिकल निकाल के रखा था तुम लोगों के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। कबीर, प्रणव दोनों को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। ओके। अच्छा बेटा, जैसे इंथैल्पी सारी कराई ना तुमको, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबस्शन, या भी पता तुम लोगों को, ऐसे ही एक बॉन्ड इंथैल्पी भी होती है। क्या होती है? एक बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है, ये भी सारा पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? ये आगे दो टाइप की होती है, एक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक मीन बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, एक होती है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। चलो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो जैसे मान लो H2 है, H2 क्या है? H और H में बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके तुमको एटम्स को फ्री करना। ऐसे कितने बॉन्ड ब्रेक किए जाए? एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने हैं ताकि तुम्हारे पास गैशियस एटम बन सके। वो कितनी एनर्जी यूज होगी? क्योंकि इफ यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड तो एनर्जी यूज होगी, तो कितनी एनर्जी यूज होगी उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऐसे ही मान लो O2 है, O2 में ऐसे डबल बॉन्ड होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसको ओवरऑल एक बॉन्ड मान के चलेंगे, इसको ब्रेक करके हमने इनको फ्री करना है। इस टाइप के एक करते 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 कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? इतने। एक मोल बॉन्ड्स को किसी भी टाइप के जब ब्रेक करना होता है, कितनी एनर्जी यूज होती है, अब्सॉर्ब होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। अब मीन किस केस में लेते हैं? पॉलीएटॉमिक में, वो चलो छोड़ो, उसको वीडियो देखना लंबा हो जाएगा। तो मैं ये तुमको क्यों बता रही हूँ? देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है, ये डेल्टा एच आर क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब है इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन,
इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। जर्नल तो यही है ना कि इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, हमारा एम क्या होता है, अभी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लो 2A प्लस 4B गिव्स अस 5D प्लस 7B, ऐसा कोई सो एंड सो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में कितनी हीट चेंज हुई वो फाइंड करना हमारा मकसद होता है, हमारा एम होता है। वो फाइंड करने के लिए हम या हेस लॉ यूज करते हैं, या ये जो डिफरेंट इंथैल्पीज तुमको पढ़ाई हैं इनसे भी 2 से फॉर्मूलाज बनते हैं, उससे भी ये निकल आता है। तो इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले में आगे बॉन्ड इंथैल्पीज यूज होती हैं। देखना, ये साइन होता है बेटा समीशन का। समीशन मतलब ऐड, समीशन ऑफ bond enthalpies of reactants minus summation of bond enthalpies of products। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मतलब डायरेक्ट तुमको बॉन्ड इंथैल्पीज मान लो दे रखी हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। जनरली हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, बट जब तुम्हारी ये बी मतलब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, बट जब बॉन्ड एंथैल्पीज की टर्म में डेल्टा एच निकालना हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये याद रखना। अभी इसको नोट कर लो, अभी शायद इतना ना समझ में आया हो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी फिर तुमको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक हुई बात, रब कर दूं? यस मैम। चलो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रणव, तू मुझे ये जो पुरानी वीडियोस भेजी थी मैंने, पुरानी मतलब जो फर्स्ट चैप्टर की थी, वो 2 वीडियोस के नोट्स तेरे पेंडिंग है। एक तो कल भेजा था शायद तुझे, एक आज भेजी थी वीडियो। 2 घंटे का टोटल है, 2-2.5 घंटे का काम वो। कब तक मुझे भेज देगा उसके नोट्स बना के? चाहे कल भेज दूंगा। ठीक है, कल शाम तक भेज देना। आराम से भेज दूंगा। क्वेश्चन नोट कर लो। ये सारा क्वेश्चन का ही पार्ट है। बेटा तुम लोगों ने अभी डिनर नहीं किया क्या प्रणव? या ऐसे करेंगे, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगी, तुम अपना खाना खा लेना, ठीक है? उसके बाद फिर कर लेंगे, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। बता देना मुझे कब डिनर बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देख ले, मैं दे सकती हूँ बीच में ब्रेक, कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिजिक्स का थोड़ा 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे लगा रहे हो तो घंटा बहुत है, 1.5 घंटा मैक्सिमम। सर को बोलो अपने, ऐसे एक सब्जेक्ट करोगे फिर बाकी रह जाएंगे। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये प्रोपेन है, ठीक है? चलो इसका स्ट्रक्चर बता दिया। कहता है ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है, और ये एक रिएक्शन है, प्रोपेन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है? बेसिकली तो कंबशन ऑफ प्रोपेन ही हो रही है, दिख ही रहा है तुमको। कंबशन एंथैल्पी निकालनी है, बट कोई हेसिस लॉ वाला डाटा तो है नहीं, इसने तो सिर्फ ये सारे बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बता दी।
मतलब समझते हो ना कि मान लो 1 मोल, ये सारे ना किलो जूल पर मोल में है। इसको समझो पहले कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी बॉन्ड का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि मान लो 1 मोल ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते, 1 मोल बॉन्ड होते, तो उनको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी जाती? 347 किलो जूल्स। 1 मोल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते तो इतनी एनर्जी जाती। 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये होता तो इतनी एनर्जी जाती। ओ में इतनी एनर्जी जाती, ओ एच में इतनी एनर्जी जाती। ठीक है, तो ये बॉन्ड इंथैल्पीज का मतलब है। अब इनको यूज करके हम इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी। तो हमें पता है कि डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला? समीशन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समीशन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो, रिएक्टेंट का इसका तुमको स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। ये प्रोपेन का क्यों ओपन किया मैंने, मैं बताती हूँ अभी तुमको। ये प्रोपेन का प्लस ये 5SaO2, मतलब ये लगा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट बाद में देखते हैं, पहले रिएक्टेंट देखो। अब देखो बेटा, कार्बन हाइड्रोजन कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा 8 इंटू कार्बन हाइड्रोजन 414। मेरी बात समझ रहे हो क्यों मैंने 8 किया? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जो है वो 8, मतलब बेसिकली 1 मोल प्रोपेन में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड निकालो तो वो 8 मोल बॉन्ड बनेंगे। 1 मोल की बॉन्ड एंथैल्पी इतनी है, तुमको टोटल 8 मोल की चाहिए तो इंटू 8 कर दिया मैंने। क्यों 8 मोल आए हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 बॉन्ड होते हैं। CH के देख रहे हो तुम, 1 मोल प्रोपेन में 8 मोल कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे। ये बात समझे क्या नहीं समझे? बोलो। कार्बन कार्बन के कितने आएंगे? 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये पड़ा, 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये पड़ा। एक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिंगल वाले 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो 2 इंटू 347, ये तो हो गई प्रोपेन की बात। प्लस 5 मोल ऑक्सीजन, ये सारे रिएक्टेंट हैं। माइनस, अब प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट में देखो अब क्या क्या है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ। प्रोडक्ट में देखो बेटा, एक तो CO2 है। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक CO2 में 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6। ये बात समझे क्या नहीं समझे? कार्बन ऑक्सीजन 1 2, 1 में 2 कार्बन ऑक्सीजन है, 3 में 6 कार्बन ऑक्सीजन होंगे, तो वो मोल के हिसाब से 6 मोल बन जाएंगे। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है भाई? अब आ गया वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, पता है ना? ये OH H2O, OH दो, एक एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है। 4 वाटर मॉलिक्यूल में 8 OH बॉन्ड होंगे, तो 8 मोल बनेंगे उस हिसाब से। अब इसको तुम माइनस मल्टीप्लाई सारा कर लो, वो डेल्टा एच आ जाएगी रिएक्शन की। करो जरा फटाफट, कैलकुलेटर से करो और मुझे आंसर बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और 347 को 2 से, 5 इंटू दिस माइनस सारा करके, प्लीज टेल मी द आंसर।
निकाल रहे हो? बोलो बेटा, कैलकुलेटर से तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा, कल का भी यही टाइम रख ले, सूट करता है तुमको सबको? नो मैम। कल का फिर क्या सूट करता है? हम हॉलीडे। और नहीं बेटा, बहुत हॉलीडे हो गई पहले ही, तुम क्या बात करते हो? अब लगा लो चुपचाप क्लासेस। हम 2 बजे। बेटा 2 बजे मुझे नहीं करता, थोड़ा मैं शाम को ही कर सकती हूँ एक्चुअली। 4 बजे मुझे जाना है कहीं, 4 बजे हम 12 बजे। मैं कह रही हूँ शाम का, तू कह रहा है 12 बजे। शाम को क्या दिक्कत है? 4 बजे आपने जाना है मैम, 7 बजे मैंने जाना है। 1 घंटे की लगा लो, 8 से 9 लगा लेना। हम ये परफेक्ट है, 1 घंटे की। 8 to 9 आ जाएगा कबीर? तो मैम डिनर पे जाना है फैमिली के साथ। फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना भाई। बता अब। मैं 4 बजे जाऊंगी बेटा, तो फिर मैं वापस मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं जल्दी आ जाऊं, बट मैं रिस्क नहीं ना ले सकती, इसीलिए मैं 7 बजे कह रही थी। चलो मैम देख लेना, आप लगा लेना क्लास। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं लगाती मैं, 1 घंटे की लगा लूंगी। बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट। नहीं ना माइनस ना प्लस, क्या भाई? कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी नहीं ठीक करते तुम लोग, इतना आंसर आ रहा है। क्या कर रहे हो तब से? 5 मिनट हो गए। हाँ, तेरा इतना कहाँ आ रहा है? तूने तो 3299 लिखा है। अब आ गया है? इतना बड़ा फर्क कहाँ? तेरा +3299 आ रहा था, अब तेरा माइनस आ गया। वाह कबीर, तूने किया ही नहीं मुझे लगता है, हैं? बोल, सच सच बता। कैलकुलेटर से करने में भी आलस आता है तुम लोगों को? पढ़ लिख लिया करो, +2 ऐसे ही चली जानी है, पता नहीं लगना, फिर देखोगे। फिर घर वालों को बोलोगे कोरोना था इसीलिए हमसे कुछ हुआ नहीं, जबकि और ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए और ज्यादा टाइम मिलता है इसमें तुमको, इफ यू आर सीरियस देन। अगला देखो टॉपिक। ये बहुत आसान है, जस्ट कई बार पेपर में सब्जेक्टिव में आ जाता है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो बेटा कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो और उसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन्ड हो अलोंग विद एनर्जी चेंजेस, मतलब एनी बैलेंस्ड इक्वेशन along with physical states of reactants and products as well as their allotropic states
along with energy changes या एंथैल्पी चेंजेस, दैट इक्वेशन इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखो मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी वेरी इजी। सपोज वी हैव दिस इथानोल, ठीक है, इथानोल लिक्विड में है एंड इसकी हमने कंबशन की है, तो प्रोडक्ट्स भी नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो बैलेंस कर लेते हैं 2, तो ये हो गया 6 और ये 3, 6 4 और 3 7। अब यहाँ पे 7/2 मत लिख देना क्योंकि एक यहाँ में चला गया, 7 में से एक गया 6 और ये 3। अब ये इक्वेशन की साथ यहाँ पे इसका डेल्टा एच भी मेंशन्ड है, इतने याद नहीं करने, मैं जस्ट तुमको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एक्चुअली कोई भी केमिकल इक्वेशन, एक तो वो बैलेंस्ड हो, ठीक है, और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट, मतलब वो लिक्विड है, गैस है, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है वो स्टेट मेंशन्ड हो। या तुम एलोट्रॉप यूज कर रहे हो, एलोट्रॉप जैसे तुमको उस दिन भी बताया था कि ग्रेफाइट है या डायमंड है। एलोट्रॉप्स क्या होती हैं, सल्फर की भी एलोट्रॉप्स होती हैं, तुम पढ़ोगे ये +2 में, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, रोहम्बिक सल्फर होता है। एलोट्रॉप्स बेटा एक ही एलिमेंट की वो वाली फॉर्म्स होती हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड में एग्जिस्ट करता है, और भी होती हैं कार्बन की आजकल पाई गई हैं, उसको फुलरीन्स बोलते हैं। तो ये सारी एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप वो वाली फॉर्म्स होती हैं किसी भी एलिमेंट की जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब ग्रेफाइट और डायमंड के साथ तो तुमको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब में कितना डिफरेंस है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। ऐसी फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स बोला जाता है। जैसे सल्फर है, मान लो सल्फर में रोहम्बिक सल्फर यूज हो रहा है रिएक्शन में या मोनोक्लिनिक हो रहा है, वो भी मेंशन किया रहता है, और साथ में इनकी एंथैल्पी चेंजेस भी मेंशन किए रहते हैं। ऐसी इक्वेशन को टेक्निकली, मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का नाम जो है वो हम देते हैं, ठीक है। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन से देखो, एक तो हमें ये पता चलता है, अच्छा पॉइंट्स क्या क्या है इसके रिगार्डिंग, इनके जो कॉफिशेंट होते हैं, जैसे इसका कॉफिशेंट 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल इथानोल रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल वाटर। तो ये जो कॉफिशेंट्स हैं, ये मोल्स की टर्म में हम इनको समझ सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि आप मान लो किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को, वही मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे तुमको अभी समझाया था, जो भी तुम उसका कर रहे हो, साथ में उसके डेल्टा एच पे भी वही ऑपरेशन लगता है। जैसे मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास, ये फेरिक ऑक्साइड की हम सपोज रिडक्शन इक्वेशन लिखना चाहते हैं, रिडक्शन करके ये आयरन और वाटर बन जाएगा, ठीक है, को बैलेंस कर लेते हैं। ये अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, दैट इज फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली -33.3 किलोजूल पर मोल। फाइन। तो फिर उन्होंने क्या किया, द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 थ्रू आउट, तो ये 1 ही रह जाएगा, तो इसका ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -16.67 के अराउंड। आ रही मेरी बात समझ तुमको? तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि जो ऑपरेशन इक्वेशन पे लगना है वही डेल्टा एच पे लगना है। थर्ड पॉइंट क्या पता चलता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का, मान लो किसी इक्वेशन को तुम रिवर्स कर दो तो उसका डेल्टा एच भी रिवर्स हो जाता है साथ में। मतलब रिवर्स करने का मतलब क्या, जैसे अमोनिया बनाने की इक्वेशन लिखती मान लो, मैं अब कॉफिशेंट वो नहीं, स्टेट्स नहीं बता रही, मेंशन कर रही, तुमको समझा दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। इस इक्वेशन का डेल्टा एच जो है वो पता किया गया एक्सपेरिमेंटली -91.8 किलो जूल है, ठीक है। मतलब कि इतनी हीट निकलती है अमोनिया बनने में, ठीक है। अब इसको मान लो हम रिवर्स कर दें, इक्वेशन को ऐसे लिख दें, उल्टा करके लिख दिया, तो इस इक्वेशन का डेल्टा एच जो +91.8 हो जाएगा। मतलब अमोनिया, ये यहाँ पे अमोनिया बन रहा था, यहाँ पे अमोनिया ब्रेक हो रहा है, तो हीट उतनी है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, बट साइन रिवर्स हो जाता है। साइन रिवर्स होने को समझेंगे कैसे, यहाँ पे इतनी हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ पे इतनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है,
तो ये 3 पॉइंट याद में रखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो उससे क्या क्या पता चलता है। उससे कॉफिशिएंट्स को हम मोल की टर्म में देख सकते हैं, कॉफिशिएंट्स पे हम जो भी ऑपरेशन लगाते हैं वो डेल्टा एच पे लगता है, और इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो उसका डेल्टा एच भी रिवर्स हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। समझ में आ गई बात? प्लीज से यस और नो क्विकली इन द चैट। मैम। नहीं आई? यस मैम, आ गई। ओके। अब देखो, एक और इंथैल्पी करानी है तुमको, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो बेटा, ध्यान से सुनना। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? मान लो एसिड है कोई, ठीक है। एसिड और बेस को तुमको पता है कि न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड एंड बेस दे न्यूट्रलाइज टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। सपोज लाइक हमने NaOH और HCl को रिएक्ट कराया तो हमारे पास NaCl और वाटर बनेगा। सिंपल, बचपन से पढ़ते आए हो ये चीज। अब इसको मान लो मैं आयनिक फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। तुमको पता है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं ना बेटा, वो पूरी तरह डिसोशिएट होते हैं। सुना है ये कंप्लीट डिसोसिएशन का कंसेप्ट? जब तुम इनको वाटर में डाल दोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वो पूरे डिसोशिएट होके आयंस की फॉर्म में बन जाते हैं, और ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया रिएक्शन के बाद। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन में देखा जाए तो हुआ क्या है, OH नेगेटिव आयन H प्लस आयन के साथ मिल के वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब न्यूट्रलाइजेशन होगी ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब कंबाइन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्सेस कौन से होंगे? अट्रैक्शन के। पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स है। अट्रैक्शन के फोर्स में हीट हमेशा लिबरेट होती है। हीट क्या होती है? लिबरेट का मतलब वही इवॉल्व है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। इंथैल्पी ऑफ हीट इवॉल्व ही क्यों लिख रही हूँ मैं? क्योंकि हमेशा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज होगी। क्यों रिलीज ही क्यों होगी? क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स है। हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जब भी अट्रैक्शन होती है हीट बाहर निकलती है। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर is formed, when 1 mole of water is formed by neutralization of H plus ions given by acid and OH negative ions given by base। ये समझ में आई इतनी बातें जो अभी तक बताई हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में? बताओ। कंडीशन ये है कि ये हमेशा एक मोल बनना चाहिए। वो एक मोल बनने में जितने H प्लस और नेचुरली एक मोल H प्लस होंगे, एक मोल OH नेगेटिव होंगे, ये एक मोल होंगे और ये एक मोल होएगा, तभी एक मोल वाटर बनेगा तुम्हारे पास। एंड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल any, you can write enthalpy of neutralization of any strong acid and strong base is always constant। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। वीक की नहीं बात कर रही, वीक में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और उसकी वैल्यू हमेशा होती है 57.1 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच की टर्म में लिखना हो तो हम उसे लिखेंगे -57.1 किलो जूल पर मोल। मतलब when 1 mole of water will be formed by neutralization of the H plus ion given by acid and OH negative ion given by base, that amount of heat will always be 57 ये बेटा स्ट्रॉन्ग की वैल्यू है। वीक के बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं करी। जब भी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा इतनी आएगी, तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो,
ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया दूसरा वीक ले लिया तो फर्क पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले लो तो हमेशा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 57.1 किलो जूल होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का केस हमने ले लिया, स्ट्रॉन्ग से ओवर स्ट्रॉन्ग थोड़ी एसिड होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए मैं बताती हूँ। अब बेटा जब मान लो 1 मोल एसिड लोगे, NaOH 1 मोल लोगे तो Na प्लस और OH नेगेटिव आयन बनता है कि नहीं बनता? एक NaOH को ब्रेक करके एक Na निकलता है, एक OH निकलता है। 1 मोल NaOH को ब्रेक करोगे तो 1 मोल Na निकलेगा, 1 मोल OH निकलेगा। सिमिलरली एक HCl को ब्रेक करके एक H प्लस निकलता है, एक Cl नेगेटिव निकलता है। 1 मोल HCl को ब्रेक करोगे तो 1 मोल H प्लस निकलेगा, 1 मोल Cl नेगेटिव निकलेगा। तो NaOH और HCl के केस में तो बड़ा सीधा सीधा हिसाब है कि 1 मोल पानी बनाना है तो 1 मोल एसिड ले लिया जाए HCl और 1 मोल बेस ले लिया जाए। बट क्या ये तब भी वैलिड है इफ आई टेक सल्फ्यूरिक एसिड? सपोज मैं एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं, चलो बेस यही रख लेते हैं सपोज। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी बेटा, मान लो तुम 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बट एक H2SO4 ब्रेक करके 2H प्लस दे रहा है, 2H प्लस दे रहा है ना, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितना देगा? 2 मोल H प्लस। बट हमको तो कंडीशन है कि पानी 1 मोल ही बनना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? कंपटीशन में का पॉइंट है ये 1 मोल बनना चाहिए। ये 1 मोल बनाने के लिए H प्लस 1 मोल ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बट H प्लस आएगा कहाँ से? ऐसे हम अकेले आयन तो लेके नहीं आ सकते, उसके लिए हमें एसिड चाहिए। अब एसिड हमने 1 मोल ले लिया तो H प्लस तो 2 मोल हो जाएंगे। ठीक है, चाहिए कितना? 1 मोल। अब देखो ध्यान से, क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकती हूँ 2 मोल H प्लस पाने के लिए मुझे 1 मोल एसिड लगता है सल्फ्यूरिक एसिड, बट मुझे 1 मोल H प्लस पाना है। 1 मोल H प्लस पाने के लिए आधा मोल सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, लगेगा ना, आधा ही मोल लगेगा। समझ आई ये बात? सिमिलरली मान लो फॉस्फोरिक एसिड होता, एक H3PO4 3H प्लस देता है, पता है तुमको ये बात? 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड लोगे तो 3 मोल तुम्हारे पास H प्लस आ जाएंगे, जबकि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलता है कि 1 मोल पानी बनाना है। 1 मोल पानी बनाने के लिए तो 1 मोल H प्लस लगता है। इसका मतलब 3 मोल H प्लस यदि हमें चाहिए तो हमें 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, बट वी वांट ओनली 1 मोल H प्लस, तो फॉस्फोरिक एसिड 1/3 मोल लगेगा। बताओ ये दोनों बातें समझे या नहीं समझे? यस मैम। प्रणव बेटा क्या नहीं समझ में आया? देख दोबारा सुन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना हम। वो बोलती है कि कितनी हीट इवॉल्व होगी जब 1 मोल वाटर बनेगा। कैसे बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन से। न्यूट्रलाइजेशन मतलब H प्लस और OH नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि वाटर 1 मोल बनना चाहिए तो इतनी हीट रिलीज होती है, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू बनेगा तो। ठीक, इतनी बात तो ठीक है। अब वाटर 1 मोल बनने के लिए H प्लस 1 मोल चाहिए और OH भी 1 मोल चाहिए। ठीक है, ये समझ आता है इतना? अब पहला तो सिंपल केस था कि HCl और NaOH लिया था हमने। ठीक है, अब HCl इतना तो समझते हैं, HCl डिसोशिएट करके H प्लस और Cl माइनस देता है और NaOH डिसोशिएट करके Na प्लस और OH माइनस देता है। अच्छा, एक HCl का मॉलिक्यूल लेंगे तो एक H प्लस मिलेगा, 1 मोल HCl लेंगे तो 1 मोल H प्लस मिलेगा। सिमिलरली 1 मोल NaOH लेंगे तो 1 मोल OH माइनस मिलेगा। तो इसमें तो सीधा सीधा 1 मोल लेने से काम मिल जाएगा कि 1 मोल एसिड ले लो, 1 मोल बेस ले लो। बट मान लो कि एसिड HCl ना होके सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल लेगा तो H प्लस तो 2 मोल बन जाएंगे, बट हमें तो 1 मोल चाहिए।
इसका मतलब 2 मोल H प्लस यदि चाहिए तो 1 मोल एसिड लगता है सल्फ्यूरिक एसिड, बट वी वांट 1 मोल H प्लस, तो हाफ मोल एसिड नहीं लगेगा? बोल। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लेना, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड का केस है तो 1 से 3 बनते हैं, तो हमें तो ये 1 चाहिए, इसका मतलब ये 1/3 लेना पड़ेगा। ये समझते हैं? क्योंकि बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं तो हमें एसिड और बेस लेने पड़ेंगे, एसिड और बेस लेने पड़ेंगे। एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस देता है। हमारा फोकस तो इस पे है, H प्लस और OH माइनस पे, बट वो आएंगे कहाँ से? वो एसिड और बेस से ही आएंगे। तो अब कितना एसिड लिया जाए, जर्नलाइज कैसे करें? HCl तो 1 मोल लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो आधा मोल लेना पड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड तो 1/3 मोल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक जर्नल टर्म होती है, उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। पहले ये बताओ, ये समझ में आया तुमको कि नहीं आया? बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये पॉइंट बाद में भी किया जा सकता है, थोड़ा कंपटीशन का पॉइंट है, मैंने बोला ही था तुमको। आ रहा है तो ठीक है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के पीछे क्या डेफिनेशन लिख के आए हो? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कितनी हीट इवॉल्व होती है, कब? जब 1 मोल वाटर बनता है। कैसे बनता है? बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, the amount of heat evolved by neutralization of 1 gram equivalent of acid with 1 gram equivalent of base। अब ये क्या लिखा है मैम ने, है ना? इसकी वही 57.1 किलो जूल इसकी वैल्यू है। बेटा बस इतनी बात याद रखना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट उतना अमाउंट है जो तुम्हें 1 मोल H प्लस देगा। जैसे HCl के केस में 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, बट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आधा मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, जबकि फॉस्फोरिक एसिड में 1/3 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। बात समझने की इतनी सी है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड उतना एसिड है जो तुम्हें 1 मोल H प्लस देगा, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस उतना बेस है जो तुम्हें 1 मोल OH माइनस आयन देगा। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 1 मोल पानी बनाना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, उससे ज़्यादा नहीं बनाना वाटर। अब 1 मोल वाटर बनाने के लिए 1 मोल H प्लस चाहिए, 1 मोल OH चाहिए। अब H प्लस कहाँ से आते हैं? एसिड से। OH माइनस कहाँ से आते हैं? बेस से। तो ये 1 मोल से बढ़ना नहीं चाहिए। अब 1 मोल से ना बढ़े उसके लिए तुमको एसिड का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, वो फिक्स अमाउंट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात? अब ये थोड़ा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ, जेई वगैरह नीट के हिसाब से है। और वैल्यू याद रख लेना, और ये बात याद रखनी है कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अब देखो, जब वीक आ जाए फिर क्या फर्क पड़ता है? मान लो कि एसिटिक एसिड और NaOH को रिएक्ट कराना है, तुमको ये पता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि ये वीक एसिड है। ठीक है। अब वीक एसिड सुना है कभी? क्या होता है वीक एसिड? जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता। तो इसको हम ऐसे इक्विलिब्रियम के साइन से, इक्विलिब्रियम नहीं बोलना चाहिए इसको, रिवर्सिबल के साइन से दिखाते हैं। अब होगा क्या? NaOH तो स्ट्रॉन्ग है, बेस है, तो ये फटाफट पूरा ब्रेक हो जाएगा। अब OH आयन बन गया, OH आयन ने ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है और वापस भी जा रहा है, ब्रेक हो रहा है वापस जा रहा है। OH ने यहाँ से H प्लस खींच खींच के रिएक्ट करना शुरू कर देना।
रिएक्ट करना मतलब न्यूट्रलाइजेशन करना चालू कर देना, ठीक है। बट वो वीक है, वो पूरा नहीं बन रहा है ना, तो OH के कारण वो रिएक्शन आगे की तरफ पुश होएगा। क्यों पुश होगा? क्योंकि वो फटाफट इससे H+ खींचता जा रहा है कि रिएक्ट कराई जा रहा है। तो ये रिएक्शन को आगे पुश करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी यूज हो जाती है। एनर्जी वैसे तो इतनी लिबरेट होनी चाहिए थी, बट इसमें से 1.9 एसिटिक एसिड के केस में 1.9 लगती है, इतनी यूज हो जाती है तो बची इतनी। समझो जरा, ये ना पूरा पूरा खुद ही डिसोशिएट हो जाता मान लो ये पूरा, तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती? 57.1। 57.1 मैक्सिमम है। अब ये पूरा खुद लिबरेट नहीं हो रहा, इसको एनर्जी चाहिए आगे की तरफ जाने में, क्योंकि ये वीक है। उसमें कितनी एनर्जी लगेगी? 1.9। तो जितनी मैक्सिमम थी उसमें से 1.9 इसमें यूज हो गई इसको ब्रेक करने में, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसमें तुम्हारी बची, कम बची 55.2। ये समझे क्यों कम हुई है? क्योंकि इसमें से कुछ एनर्जी एसिटिक एसिड को ब्रेक करने में लग गई, डिसोशिएट करने में लग गई, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो गई जब तुम्हारा एसिड या बेस वीक है, या दोनों ही वीक होंगे। बोलो, वीक के केस में वैल्यू कम क्यों होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि वो वीक है भाई, उसको कुछ एनर्जी तोड़ने में भी लगेगी, ब्रेक करने में भी लगेगी, इसीलिए। क्लियर है ये चीजें? अब ये देखो, तुम्हारा बेटा थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक चल रहा है ना। थर्मोडायनेमिक्स में अब तुम पिछले लेक्चर्स याद हैं जो वो बच्चों के साथ लगाए थे, जो पुणे वाले बच्चे होते थे, उसमें तुमको काफी कुछ मैंने पढ़ाया था, वर्क का फॉर्मूला, और लास्ट में उसमें एक्चुअली उस पर वापिस आना है। तुम लोगों को मुझे पक्का भरोसा है कि तुम लोगों ने लेक्चर तो सुने नहीं होंगे पहले, है ना। मैम ही पढ़ाएंगे बस, क्लास में जो पढ़ाएंगे, हम रिवाइज करके तो बैठेंगे नहीं कुछ भी। अब उसकी जरूरत पड़नी है वो वाले कंसेप्ट्स की। लेक्चर तो लगाए थे ना, बट अभी याद नहीं होगा तुमको। एंट्रोपी याद है कुछ? लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रोपी पढ़ा था। देखो मैंने कितना कुछ करा दिया था इसमें तुमको। मैंने इंटरनल एनर्जी यू वाला पढ़ाया था, इंथैल्पी सारी पढ़ाई थी, एच क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ाया था, इनका रिलेशनशिप पढ़ाया था, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाया था, और कुछ कंपटीशन के पॉइंट ग्राफ वगैरह भी समझाए थे, लॉग की वैल्यू देखनी सिखाई थी। वो बेटा रिवाइज कर लेना प्लीज। देखो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्मोडायनेमिक्स। समझ आ रही है बात? मैं अब थोड़ा करा देती हूँ तुमको, ताकि उसी चक्कर में तुम शायद पिछला रिवाइज कर लोगे, कि अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म पढ़ी थी एंट्रोपी, जिसको ऐसे से डिनोट करते हैं। याद आया कुछ के? अभी नहीं याद आया? जिसको रैंडमनेस बोलते थे। जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दी थी उस टाइम में, देख क्लास में बच्चे बैठे हैं, मान लो 15 बच्चे हैं, जैसे ही घंटी बजती है बच्चे इधर उधर भागते हैं, तो रैंडमनेस बढ़ती है, मतलब एंट्रोपी बढ़ती है। जब वो क्लास में सेट होके बैठे हैं तब मान लो उनकी रैंडमनेस 10 है। जब उन घंटी बजी तो वो इधर उधर भागे, तो एंट्रोपी बढ़ गई मतलब एंट्रोपी मान लो तब 100 हो गई। एंट्रोपी जब भी आए जस्ट रैंडमनेस, तो चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 100 माइनस 10, तो एंट्रोपी पॉजिटिव। जब भी डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। याद आया? जैसे मान लो तुम सॉलिड से लिक्विड में जाओ, तो क्या लगता है एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी? सॉलिड से लिक्विड में जाओ, क्या लगता है? मेल्ट कर दें सॉलिड को, तो उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी ना, तो वो इधर उधर घूमने लगेंगे, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, कम नहीं होगी बेटा, बढ़ेगी। एंट्रोपी का सीधा जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, खिलारा पड़ा हुआ है, वो चीज़ है। जैसे रूम में खिलारा पड़ जाता है तो एंट्रोपी बढ़ गई। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाएगा तो और ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। प्रणव आप समझा? सारा भूल भाल गए तुम लोग ना। उसके बाद मैंने तुमको एंट्रोपी का फॉर्मूला भी कराया था, Q/T। अब Q भी याद नहीं होगा क्या होता है ना? क्या होता है Q? Q किसके लिए रखते थे? हीट चेंज।
हाँ, कितनी हीट सिस्टम ने अब्जॉर्ब की या रिलीज की अपॉन द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन वाला। तो ये फॉर्मूला भी किया था हमने, और इसके यूनिट्स क्या थे, जूल्स पर केल्विन। और उसके बाद फिर मैंने तुमको इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और फिर लास्ट लेक्चर में स्पॉन्टेनिटी पढ़ाई थी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो जाएगी या थोड़ा सा इनिशिएट करने पे, जैसे इवेपोरेशन है अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस है। तुम कार्बन को बर्न करो, एक बार तो उसको बर्निंग शुरू तो तुमको करनी पड़ेगी, बट उसके बाद वो अपने आप बर्न होता रहेगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं, जो अपने आप हो जाती हैं या इनिशिएट करने पे हो जाती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होती हैं, उनको लगातार तुमको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लो पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप तो नहीं होता, वो एफर्ट लगता है कॉन्टिन्यूसली। कुछ कुछ याद आया कि बिल्कुल ही नहीं याद आ रहा, बताओ। सारी रिकॉर्डिंग देखो भेज रखी हैं, तो उसको कर लेना भाई अपना। फिर उसके बाद मैंने ये कराया था ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका क्या मतलब था कि नेचर में हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस अपने आप हो रहा है, उसके पीछे कुछ रीजनिंग भी तो होगी कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हमने दो कंक्लूजन निकाले थे कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, एक तो ये ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे पानी है, हाइट से अपने आप नीचे आ जाता है, उसमें हम वो स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि जब वो हाइट पे है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जब वो नीचे आ गया उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो नेचर में हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, कोई एटम हो, कोई भी प्रोसेस हो। और नेचर में स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, कौन चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल है नेचर में, जिसकी एनर्जी मिनिमम है। तो वो वाले प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनिटी का एक रीजन ये हो सकता है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, बट it is not the only reason. It may be the reason, but it is not the only reason. How? Just focus on the evaporation. Can you tell me evaporation is endothermic or exothermic? Can you tell me evaporation is endothermic or exothermic? अरे वाह, प्रणव ने तो नई डिस्कवरी कर दी, एंडो है। लिक्विड को तुम हीट दोगे तो वो गैस में बदलेगा। ठीक है कबीर, सो तो नहीं गया तू? नो मैम। अच्छा अब ये बताओ, ये एंडोथर्मिक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इस फैक्टर के तुम्हें तो फिट नहीं आ रहा, टेंडेंसी टू कार मिनिमम एनर्जी। तुमने तो लिक्विड को हीट दी है, तो गैस की एनर्जी तो ज़्यादा होगी लिक्विड से, क्योंकि लिक्विड ने कुछ हीट अब्जॉर्ब करी, हीट अब्जॉर्ब करके वो गैस में बदला, तो गैस की एनर्जी ज़्यादा है। फिर भी इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ रहे हो मेरी? इसको देख के तो ऐसा लगता है कि जो सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं सिर्फ वही स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? अच्छा, ये करने से पहले एक चीज और बताती हूँ तुमको मैं, एक्सो और एंडो के ग्राफ समझ लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। तुमको ये तो पता है ना, हीट कंजर्व रहती है। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं ए से बी गया, इसकी डेल्टा एच -10 जूल है सपोज, क्या लगता है इससे तुमको, क्या समझ में आया? जब ए बी में कन्वर्ट होगा 10 एनर्जी बाहर निकलेगी, ऐसे भी लिख सकती थी मैं, लिख सकती थी, एक ही बात है, एक ही बात है ना ये। बट जो लॉ होता है कंजर्वेशन वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
ओवरऑल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी। ये समझते हो? हीट कैन neither be gained or lost, neither be created or lost, but only transformed from one form to another। तो ओवरऑल जो ए की एनर्जी है वो बी के बराबर है, टोटल। तो ए की एनर्जी मान लो 100 थी रिएक्शन से पहले, अब बी की 90 है, 10 एनर्जी बाहर निकल गई, बट वो ऐसे थोड़ी हवा से पैदा हो गई, वो ए की ही एनर्जी में से 10 बाहर आई है। ये समझे? ये चीज समझे या नहीं समझे? ये जो तुम बोलते हो कि 10 एनर्जी निकली, वो कहाँ से आई? वो ए की ही एनर्जी है। ए जिस चीज में कन्वर्ट हुआ उसकी एनर्जी कम हो गई, बाकी की एनर्जी उसने रिलीज कर दी। तो हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेसर देन रिएक्टेंट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्सो है भाई, कुछ एनर्जी उसमें बाहर भी तो फेंकी है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है। फिर ये देखो, ये ग्राफ से काफी, ये ग्राफ होता है एक्सोथर्मिक का। ये इधर एनर्जी है, या एंथैल्पी भी बोल देते हैं। ये होता है रिएक्शन पाथवे। रिएक्शन पाथवे मतलब रिएक्शन इधर को आगे बढ़ रहा है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, इतनी, फिर प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी, ये एनर्जी इधर को बढ़े, कम रहेगी ना। जैसे ये मान लो 100 है, ये कितनी हो गई? 90। और जितना दोनों में डिफरेंस है वो डेल्टा एच है। ऐसा बनेगा एक्सोथर्मिक का ग्राफ। समझ में आई? यस। अब ध्यान दो, एंडो की बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है? कि हीट अब्सॉर्ब हुई। जैसे ए ने 10 एनर्जी खाई और वो बी में बदला। ए की एनर्जी मान लो 90 थी, 10 के बाद बी की एनर्जी 100 है। तो एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। या तो ऐसे शो कर सकते थे हम, यहाँ ऐसे शो कर सकते थे, सिंपल ये लिख देते ए चेंजिंग टू बी डेल्टा एच इज इक्वल टू 10। इसका ग्राफ ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। ये रिएक्टेंट की कम है और प्रोडक्ट की ज़्यादा। इधर एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, जितना डिफरेंस है वो डेल्टा एच। बच्चों को यही नहीं पता लगते एंडो और एक्सो के ग्राफ्स। क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ, ड्राइविंग फोर्स की हम बात कर रहे थे। चलो मैं 5 मिनट ही और लूंगी, 5-10 मिनट। तुम लोग थक गए हो मुझे लग रहा है ना? प्रणव को तो भूख लग रही है। यस। बेटा फिजिक्स का टाइम थोड़ा कम कर लेना, 3-3 घंटे में तो बहुत मुश्किल काम है। डेली 3 घंटे होती है क्या ऑल्टरनेट? और रोज। वाह, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने की कैपेसिटी बचती है तेरे पास? अब सवेरे 7 बजे मैथ की होती है। वो कितना टाइम होती है? वो भी 1.5 घंटा। ठीक है, चलो। ड्राइविंग फोर्स की बात चल रही थी। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या है? ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस को, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, दो ड्राइविंग फोर्स होते हैं। एक तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, मतलब जिसमें एनर्जी कम हो रही है। मतलब कम किसकी हो रही है? प्रोडक्ट की। नेचुरली जो चीज बन रही है तो वो स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस हैं, बट इसको कॉन्ट्राडिक्टरी करती है इवेपोरेशन की एग्जांपल। इवेपोरेशन में तो लिक्विड को हीट हम देते हैं, फिर वो गैस में बदलता है, तो ये तो एंडोथर्मिक है। तो देख, पर इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है,
इसका मतलब अकेला यही रीजन नहीं है, एक रीजन और भी है। दूसरा रीजन है टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। समझ में आई बात मेरी? मैक्सिमम रैंडमनेस आती है, हाँ, आ रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी नहीं बेटा, पिछले लेक्चर सुनो इसके बाद बैठ के। आई बात समझ में? मैं रोज तुम लोगों के टेस्ट लेने शुरू कर दूंगी, ऐसे ही हाल रहा तुम लोगों का तो। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। अब कई स्पॉन्टेनिटी का रीजन कई केसेस में ये बनता है, कई केसेस में ये बनता है। अब जैसे इसमें इवेपोरेशन देखो, लिक्विड से गैस में जा रहा है। कबीर, लिक्विड में एंट्रोपी ज्यादा है कि गैस की एंट्रोपी ज्यादा है? कबीर, प्रणव, एम गैस में होगी पक्का। हाँ गैस की एंट्रोपी ज्यादा है, गैस की रैंडमनेस ज्यादा है, तो इसमें सेकंड फैक्टर लग रहा है। तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, हम एक फैक्टर से नहीं बता सकते, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, और वो कंबाइंड इफेक्ट दिखाने के लिए हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी। इसको जी से दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करो बेटा, तुम लोगों को मुझे थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा जैसा तुम लोगों का हाल है। एक तो मैं मतलब कल शाम को क्लास लूंगी 8 से 9। ठीक है, उसमें तो हम नया करेंगे, नया मतलब ये चैप्टर की कंप्लीशन। और एक सुबह थोड़ा सा तुमको पिछला मतलब करा दूं और ये जी के बारे में बताना है। तो आई एम प्लानिंग कि एक तुम्हारी सुबह भी लग जाए 1 से 2। चलेगी ये 1 से 2 वाली प्रणव तुझे? शायद से हम्म? रात की लिख लेना भी सिर्फ। बेटा फिर तुम पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं केमिस्ट्री में, तुम लोग, मैं हाल देख रही हूँ तुम लोगों का। अभी मुझे थर्मो के बाद फिर इक्विलिब्रियम भी कराना है, या तो फिर खुद सुन लेना वीडियोस। सुन लोगे? यस वो कर रहे हैं। नहीं तो मैं ना ऑन करके तुम पिछली वीडियोस तुमको सुनाया करूंगी। तो ऐसे नहीं तुम पढ़ने पढ़ने वाले हो। चलो मैं देखती हूँ। नहीं मैं मैम ऐसी बात नहीं, हम सुन मैं लेंगे। मैं ग्रुप में लिखूंगी, नहीं लिखा मैंने तो 8 से 9 ही है। नहीं तो देखूंगी सुबह कुछ करना है लगानी है तो। चलो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके।